हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारेख। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने गायत्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर यदि दोस्तों आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी बड़ा फ़ायदा मिल सके और आपको भी इससे बड़ा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 8 उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव, कि किस प्रकार से उर्वरकों का मृदा में अभिक्रिया होती है और क्या नाम से इसका मृदा में फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सभी आज हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम उसकी डेफिनेशन जरूर याद करनी चाहिए ताकि यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन जो एग्जाम में है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले उर्वरक क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं कि वे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो कारखानों में बनाए जाते हैं उर्वरक कहलाते हैं। कौन से अकार्बनिक पदार्थ दोस्तों? ऐसे अकार्बनिक पदार्थ जो रासायनिक रूप से या रसायनों द्वारा कहाँ बनाए जाते हैं? कारखानों में बनाए जाते हैं या कृत्रिम रूप से वो बनाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उर्वरक कहलाते हैं। जैसे यूरिया एक नाइट्रोजन का एक सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एक कंपाउंड है, जिससे कि क्या नाम से यूरिया जो है इसमें नाइट्रोजन की जो परसेंटेज जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में मिलती है और किसान भाई लोग जो हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसका? यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर यहाँ रासायनिक उर्वरकों का वर्गीकरण किया गया है। कि सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि उर्वरकों का यहाँ पर जो वर्गीकरण जो है ये विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व जो हैं, जैसे पोषक तत्व क्या हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम जो हो गया, ठीक है, आपके नाइट्रोजन हो गई, या आप लोगों के NO2- हो गई, ठीक है, या आपके इसके अंदर फास्फोरस हो गया। तो इस प्रकार से हर एक उर्वरक के लिए एक तत्व निश्चित किया जाता है और उस तत्व में वही उर्वरक ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है जिससे पादपों को वो पोषक तत्व प्राप्त हो जिसकी उसको कमी हो। बाकी अन्य पोषक तत्व उन्हें नहीं दिए जाते हैं। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि जिसकी कमी होती है उन्हें प्रदान करना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? रासायनिक उर्वरकों को 5 भागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक। अब नाइट्रोजन धारी उर्वरक क्या होते हैं कि नाइट्रोजन धारी उर्वरक का यहाँ पर तात्पर्य है कि नाइट्रोजन का मतलब ऐसे उर्वरक जो नाइट्रोजन को धारण करते हैं या ऐसे उर्वरक जिनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन धारी उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? नाइट्रोजन धारी उर्वरक कहलाते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इन्हें 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। ठीक है, पहला है अमोनियम उर्वरक। कौन सा है बच्चों आपके? पहला है अमोनियम उर्वरक। जो ऐसे उर्वरक जिनके अंदर अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है, अमोनियम आयन के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है, अमोनियम उर्वरक कहलाते हैं। तो देखिए इन उर्वरकों में नाइट्रोजन अमोनियम आयन, कौन से? अमोनियम आयन NH4+ के रूप में पाई जाती है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि NH4+ यहाँ पर बनता कैसे है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नाइट्रोजन जो है हमारे पास में, नाइट्रोजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं और ये 2 लोन पेयर होने के कारण क्या होता है कि इसके बाद में हाइड्रोजन भी है। देखो यहाँ पर पहले मैं हाइड्रोजन भी जोड़ देता हूँ ताकि फिर मैं बता दूं कि नाइट्रोजन जो है इसके पास में कितने लोन पेयर होते हैं। इसके पास में एक लोन पेयर होता है। तो ये क्या करता है कि आपके जब भी जल से अभिक्रिया करते हैं तो H+ और OH- आयन में जल को तोड़ता है और जब H+ आयन इसके पास में जाते हैं तो क्या नाम से ये H+ आयन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है और अपने साथ में 1 इलेक्ट्रॉन बचा करके रखता है, जिससे कि क्या नाम से ये NH4+ के रूप में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि देखिए प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसने नाइट्रोजन क्या देता है, जब इलेक्ट्रॉन जो देता है तो उसके ऊपर धनात्मक आवेश आता है और जो लेता है उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आता है। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ले रहा है, तो इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? आपकी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या धनात्मक आवेश के ऊपर आ जाता है।
आगे देखिए दोस्तों, यह मृदा के सूक्ष्म कणों से चिपक जाता है। किस पे चिपक जाता है? ये मृदा के सूक्ष्म कणों से चिपक जाता है, जिससे निक्षालन द्वारा हानि नहीं होती है। अब जब ये देखिए मृदा के सूक्ष्म कणों पर चिपक जाएगा तो ऊपर से जब पानी आता है तो पानी के अंदर ये विलय न होकर के मृदा के ऊपर ही चिपका हुआ रहता है, जिससे कि क्या नाम से NH4 की जो हानि होती है वो नहीं हो पाती और मृदा के अंदर NH4 बना रहता है। यह भूमि पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं। कौन सा प्रभाव डालते हैं दोस्तों? ये भूमि पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं। इनका प्रभाव कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर यदि अधिक मात्रा में इन्हें भूमि में डालोगे तो ये उनको अम्लीय दशा प्रदान करता है और अंत में वह भूमि कृषि लायक नहीं रहती है। तो दोस्तों जब इनका उर्वरकों का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो ऐसे उपयोग किया जाए, तारतम्य तो इतनी मितव्यता से यूज किया जाए कि हमारे जो खेत हैं उनको हानि न पहुंचे। आगे देखिए, धान की फसल के लिए उपयुक्त होता है। क्या होता है? आपके अमोनियम उर्वरक जो है ये धान की फसल के लिए उपयुक्त होते हैं। अब धान की फसल के लिए क्यों उपयुक्त होते हैं? क्योंकि जो अमोनियम आयन जो है ये क्या करते हैं? धान की फसल इन अमोनियम आयन को सीधे ही ग्रहण कर लेती है। इसके लिए उन्हें किसी सूक्ष्म जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती और किसी भी प्रकार की प्रक्रिया इनमें संपन्न करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे देखिए, नाइट्रेट उर्वरक। आगे कौन सा उर्वरक है दोस्तों? नाइट्रेट उर्वरक। इस प्रकार के उर्वरकों में नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार के जो उर्वरक है बच्चों, इनके अंदर नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट, अब नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NO3- होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3- होता है। तो नाइट्रेट का फॉर्मूला आपके NO3- रहता है। तो यहाँ से NO3- इनको प्राप्त होती है। आगे देखिए, यह पानी में शीघ्र घुलनशील है, अतः पादपों को आसानी से प्राप्त होती है। ये क्या हो जाता है? नाइट्रेट जो है ये जल में जल्दी से घुल जाती है और जल्दी से घुलने के बाद में जब पादप जो है पानी को ग्रहण करते हैं या जल को ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर ये क्या होते हैं कि पानी के साथ ही प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि इनको ये जल्दी से प्राप्त हो जाती है। इसका प्रभाव कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्या नाम से मृदा पर क्षारीय प्रभाव डालते हैं और जब ये मृदा पर क्षारीय प्रभाव डालते हैं तो आशय इसका ये है कि मृदा को ये क्षारीयता प्रदान करते हैं। तो इसका जो उपयोग जो है ये अम्लीय मृदाओं में ज्यादा किया जाना चाहिए, क्योंकि अम्लीय मृदाओं से जब क्षार क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगी? जो मृदा जो है वो उदासीनता की ओर आएगी और उदासीनता की ओर आएगी तो हमारी फसल भी अच्छी हो सकती है। अगर यदि इनका प्रयोग क्षारीय मृदाओं में किया जाता है तो क्षारीय मृदा में किया जाने के बाद में वो मृदा कैसी हो जाती है? अधिक क्षारीयता को प्राप्त होगी और वो मृदा कृषि योग्य नहीं रहेगी। आगे इसके उदाहरण जो है, सोडियम नाइट्रेट है जिसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज पाई जाती है 16%। कैल्शियम नाइट्रेट जो है इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज पाई जाती है 15% और पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज पाई जाती है 13% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक। ऐसे उर्वरक जिनके अंदर नाइट्रेट भी मिलता हो और अमोनिया भी मिलता हो या अमोनियम आयन भी मिलते हो, क्या कहलाते हैं? नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक कहलाते हैं। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन, अमोनियम एवं नाइट्रेट दोनों आयनों के रूप में पाई जाती है। मैंने आप लोगों को यही बताया है कि इनके अंदर या ऐसे उर्वरकों के अंदर नाइट्रेट और अमोनियम जो है ये दोनों ही इसमें मिलती है, तो नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CAN। तो यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CAN का पूरा नाम क्या है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो इसके अंदर 25 से 26% इसमें नाइट्रोजन मिलती है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जो है इसमें 26% नाइट्रोजन पाई जाती है और अमोनियम नाइट्रेट जो है इसमें 35.5% से लेकर के आपके थोड़ी सी ज्यादा मान लीजिए इससे, तो इतनी नाइट्रोजन इसके अंदर पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे अगला है हमारे पास में एमाइड उर्वरक। क्या है अपने पास में? एमाइड उर्वरक।
इस वर्ग के उर्वरक यूरिया एवं कैल्शियम साइनाइड होते हैं। इस वर्ग के उर्वरक कौन से होते हैं? एक तो यूरिया होते हैं और कैल्शियम साइनाइड इसके इस एमाइड वर्ग के उर्वरक यहाँ पर कहलाते हैं। इसमें कार्बन तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? इसमें कार्बन तत्व की भी प्रधानता पाई जाती है। ये जल में विलय होते हैं, आसानी से जल में विलय हो जाते हैं। जीवों की क्रिया द्वारा अमोनियम तथा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। जो ये एमाइड उर्वरक जो हैं, ये क्या नाम से अमोनियम और नाइट्रेट के अंदर ही परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम यूरिया पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? यूरिया पढ़ेंगे, तब हम यूरिया की मृदा में अभिक्रिया देखेंगे तो ये अमोनियम और नाइट्रेट के अंदर आपका टूटता है, जिसे अमोनियम आयनों को धान की फसल सीधे ही ग्रहण कर लेती है और इससे क्या नाम से मृदा जो है वो खुशहाल रहती है। आगे देखिए, मृदा पर ये कौन सा प्रभाव डालते हैं? अम्लीय प्रभाव। मैंने पहले भी पिछले पेज पर ही मैंने आप लोगों को बताया है कि जो यूरिया जो है ये मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं। आगे देखिए, यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों। यूरिया जो है इसके अंदर कितनी परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? इसके अंदर 40% नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यूरिया के अंदर ही पाई जाती है। सस्ता भी पड़ता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो किसान लोग जो हैं वो यूरिया का ही ज्यादा यूज करते हैं और यूरिया का ही ज्यादा यूज उपयोग में यहाँ पर आता है। आगे देखिए, फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण। अब फास्फेटिक उर्वरक कौन से होंगे? ऐसे उर्वरक जिनके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऐसे उर्वरक जिनके अंदर फास्फोरस पाया जाता है फास्फेटिक उर्वरक कहलाते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखिए, जल विलय फास्फेट युक्त उर्वरक। ऐसे उर्वरक जो जल में विलय होते हैं और वे फास्फेट युक्त होते हैं तो जल विलय फास्फेट युक्त उर्वरक कहलाते हैं। इन उर्वरकों में फास्फोरस जल विलय मोनो कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? इसमें मोनो कैल्शियम फास्फेट के रूप में यह पाया जाता है। तो इसका दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जल विलय फास्फेट जो है युक्त उर्वरक जो है, इनके अंदर जो फास्फोरस जो है वो किस रूप में पाया जाता है? तो मोनो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। कौन सा? मोनो कैल्शियम फास्फेट के रूप में यह पाया जाता है। आगे देखिए, इस वर्ग के जो प्रमुख उर्वरक आपके बताए गए हैं वो ये हैं कि सिंगल सुपर फास्फेट का नाम आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा, क्योंकि ज्यादातर जो फास्फोरस के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट ही काम में लिया जाता है। इसके अंदर जो फास्फोरस जो है वो P2O2 के रूप में मिलता है दोस्तों। किस रूप में मिलता है? P2O2 के रूप में, सॉरी P2O5 के रूप में मिलता है दोस्तों। यहाँ पर गलती से ये लिख दिया है, P2O5 के रूप में मिलता है। किस में मिलता है? P2O5 के रूप में मिलता है। और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट भी आप लोगों ने सुना होगा। इसके अंदर जो है आपके P2O5 जो मिलता है वो 40 से 42% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 40 से 42% ये पाया जाता है। मोनो अमोनियम फास्फेट। अब मोनो अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन 11% और P2O5 जो है यहाँ पर 46% पाई जाती है। अब सोचोगे कि साहब इसके अंदर नाइट्रोजन कहाँ से आ गई? क्योंकि यहाँ पर अमोनियम शब्द आया है तो इसलिए इसमें से क्या मिलेगी हमें? नाइट्रोजन भी इससे प्राप्त होगी। डाई अमोनियम फास्फेट। अब डाई अमोनियम फास्फेट जो है इसमें नाइट्रोजन भी होगी, तो इसका मतलब 18% इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है और 46% इसके अंदर P2O5 पाया जाता है। मतलब इससे फास्फोरस तत्व को प्राप्त होता है। आगे देखिए, साइट्रिक अम्ल तथा साइट्रेट में विलय फास्फेट युक्त उर्वरक। अब साइट्रिक अम्ल और अथवा साइट्रेट में विलय फास्फेट युक्त उर्वरक क्या होंगे? कि ऐसे उर्वरक जो साइट्रिक अम्ल में और साइट्रेट के अंदर विलय होंगे वो क्या कहलाते हैं? वो साइट्रिक अम्ल में विलय और साइट्रेट में विलय फास्फेट युक्त उर्वरक कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के और कुछ इनके बारे में दिया हुआ है कि साइट्रिक अम्ल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। फास्फोरस HPO4 माइनस के रूप में मिलता है। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है H2PO4 होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है? एक हाइड्रोजन जब निकलेगा, ये इस पर कोई चार्ज नहीं होता तब तक, ठीक है। जब इसके अंदर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या कर लेगा? फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका, तो HPO4 माइनस के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। प्रमुख उर्वरक यहाँ पर दिए हुए इसके, एक तो बेसिल स्लेग जिसके अंदर 13 से लेकर के 18% P2O5 मिलता है। डाई कैल्शियम फास्फेट, इसके अंदर 34 से लेकर के 39% P2O5 मिलता है। कितना मिलता है? 34 से लेकर के 39% P2O5 उर्वरक मिलता है। रेनेनिया फास्फेट के अंदर 23 से 26% P2O5 मिलता है। और हम जानते हैं हड्डियों के चूरे के अंदर भी हमें फास्फोरस मिलता है।
जिस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो हमारी हड्डियां जो हैं ये किससे मिलकर के बनी हुई है, ये फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन डी से मिलकर के बनती है, जिससे कि ये अधिक मजबूत होती है। अब विटामिन डी जो है इसको बनाने का और अच्छा मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इससे ज्यादा जो फास्फोरस जो है वो हमें हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो हड्डियों के चूरे में क्या मिलता है, हमें फास्फोरस मिलता है। ठीक है। जल एवं साइट्रिक अम्ल में विलय फास्फेट युक्त उर्वरक। अब देखो बच्चों, जल में विलय और साइट्रिक अम्ल में विलय जो फास्फेट युक्त उर्वरक है, ऐसे उर्वरकों को जल विलय या साइट्रिक अम्ल में विलय फास्फेट युक्त उर्वरक कहते हैं। यह केवल खनिज अम्लों में विलय होते हैं। किसमें विलय होते हैं, यह केवल खनिज अम्लों के अंदर ही विलय रहते हैं। इसके उर्वरक आपके दिए हुए हैं, रॉक फॉस्फेट दिया हुआ है जिसके अंदर 20 से 40% P2O5 मिलता है। और रॉक फॉस्फेट जो है ये दो तरीके के हमें मिलते हैं, एक तो उदयपुर वाला मिलता है और एक मसूरी रॉक फॉस्फेट मिलता है, जो उदयपुर रॉक फॉस्फेट के नाम से ही बिकता है। 30 से 32% इसके अंदर P2O5 मिलती है। मसूरी रॉक फॉस्फेट जो है इसमें 16 से लेकर के 20% P2O5 मिलता है। और हड्डियों का चूरा, मैंने जैसे कि आप लोग बताया था हड्डियों के चूरे में फास्फोरस मिलता है, तो इसके अंदर 3 से 4% नाइट्रोजन मिलती है और 20 से लेकर के 25% P2O5 इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। और वाष्पित हड्डियों का चूरा जो है इसके अंदर 22 से लेकर के 25% P2O5 मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे पोटाशिक उर्वरकों का वर्गीकरण, कि किस प्रकार से पोटाशिक उर्वरकों का यहाँ पर वर्गीकरण किया है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज के लिए विदा चाहता हूँ आप लोगों से। अगर यदि फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।